रामपुर नामक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उस औरत के विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था, इसलिए वह खुद ही काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक दिन वासु अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग किसी और दिन बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है, आज तो स्कूल जा। माँ, स्कूल तो मैं रोज जाता हूँ। प्लीज आज कहीं घूमने चलो ना माँ। वासु, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आज तू स्कूल जा। मैं अभी सेठ जी के पास जाऊंगी तो उनसे पैसे लेकर आऊंगी। फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। माँ, तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो पर कहीं नहीं ले जाती हो। बेटा, मैं क्या करूं? तुझे तो पता है ना कि अपने घर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो फिर सारे पैसे तो खर्च हो जाएंगे। तो फिर तू बता कि तेरी स्कूल की फीस कैसे मैं भरूंगी और घर का राशन कैसे लाऊंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आपसे नहीं कहूँगा। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम बहुत दूर घूमने जाएंगे। हाँ वासु, अब चल, जल्दी से स्कूल जा। तुझे देर हो रही है। ठीक है माँ। फिर वासु स्कूल चला जाता है और दूसरी तरफ कविता भी अपने काम के लिए निकल जाती है। तभी वह सेठ जी के घर काम करने के लिए जाती है और वह सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। घर का राशन भी लेना है। और वासु ने बोला है कि माँ कहीं घूमने चलो। अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए, बाद में आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। क्या तू हर वक्त पैसे ही मांगती रहती है? ज्यादा पैसे चाहिए तो कल से काम पर मत आना। एक तो मैंने तुझे काम दिया क्योंकि तुझ जैसी मनहूस को तो कोई काम भी नहीं देता। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तो शादी के कुछ वर्ष बाद ही तेरे पति की मृत्यु हो गई। ऐसा मत बोलिए सेठ जी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। और सेठ जी, कौन स्त्री चाहती है कि वह विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारे? मैं तो उसी वक्त मर जाती जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी, पर मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटे का सहारा कौन बनेगा? उसका पालन पोषण कौन करेगा? ठीक है, अब यह अपनी स्थिति मुझे ना बता और शाम को जब घर जाना तो पैसे ले लेना। शुक्रिया सेठ जी। फिर कविता काम करने लगती है और शाम को जब वह घर जाती है तब वह सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मुझे पैसे दे दीजिए। अब मैं घर जा रही हूँ। यह लो और ध्यान रखना, इस बार तनख्वाह से आधे पैसे कटेंगे। मंजूर हो तो ले जाओ, नहीं तो जब तनख्वाह का समय आए तब लेना। ठीक है सेठ जी, अगर आपको मेरी तनख्वाह से आधे पैसे काटने हैं तो काट लेना। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये ले तेरे पैसे। फिर कविता पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और जैसे ही वह घर जाती है तुरंत ही वह अपने बेटे वासु से कहती है, वासु, कल तू स्कूल न जाना। कल हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। कविता की यह बात सुनकर वासु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, आप सच बोल रही हो माँ। कल हम लोग पक्का घूमने चलेंगे। हाँ वासु, पक्का। अच्छा चल, अब तू पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। फिर कविता खाना बनाकर लाती है और फिर वह दोनों आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वह दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। जब वह दोनों जा रहे होते हैं तभी उसी रास्ते से दो औरत जा रही होती है और जैसे ही वह कविता को देखती है तो वह आपस में बातें करने लगती है। देखो बहन, आज किस मनहूस की शक्ल देख ली। मेरा तो दिन ही खराब हो गया। देखो कितनी खुश है। तुम ठीक कह रही हो बहन, मुझे इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। उन दोनों की बातें सुनकर कविता बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बिना कुछ बोले ही अपने रास्ते चली जाती है। कुछ ही देर में वह दोनों घूमकर आराम से अपने घर आ जाते हैं। तभी वासु कविता से बोलता है, आप चिंता मत करो माँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब आपको बहुत खुश रखूंगा और फिर आपको दूसरों के घरों पर काम भी नहीं करना पड़ेगा और मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। वासु की यह बात सुनकर कविता बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और वासु से कहती है, हाँ बेटा,
तू ही तो मेरा एक सहारा है। तेरे लिए ही तो मैं जीती हूँ, वरना मैं तो उसी पल मर जाती जब तेरे पिता की मृत्यु हुई थी। इतना कहते कहते ही कविता रोने लगती है। कविता को रोता हुआ देखकर वासु कविता से बोलता है, माँ आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। अच्छा माँ, अब चलो हम लोग आराम से सो जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई है। फिर वह दोनों आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कविता रोज दूसरों के घरों में काम करने जाती और शाम को अपने घर आ जाती। कुछ वर्षों बाद वासु बड़ा हो जाता है और कविता बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती है। तभी एक दिन वासु कविता से कहता है, माँ मुझे शहर जाना है क्योंकि गांव में कोई काम नहीं है। अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे शहर जाना पड़ेगा। वासु की यह बात सुनकर कविता बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उससे कहती है, अगर तू चला गया तो मैं तेरे बिना अकेले कैसे रहूंगी बेटा। तू मुझे छोड़कर कहीं ना जा, तू मेरे पास ही रह। माँ मुझे शहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं कब तक ऐसे ही गांव में बेरोजगार पड़ा रहूंगा। शहर जाऊंगा तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। फिर मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं हर त्योहार पर आपके पास जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही मर्जी है तो तू चला जा, पर बेटा तू हर त्योहार पर मुझसे मिलने जरूर आना, क्योंकि तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। हाँ माँ, और आपके बिना मेरा भी कौन है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। फिर अगले दिन वासु शहर के लिए निकल जाता है और शहर पहुंचकर उसे अच्छा काम भी मिल जाता है। पर दूसरी तरफ बेचारी कविता अकेले वासु की याद में खाना भी नहीं खाती और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग कविता को देखने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं, अरे कविता, ये तेरी क्या हालत हो गई है। किसी डॉक्टर को बुलाकर अपना इलाज करा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतनी चिंता क्यों करती हो। तुम्हारा बेटा शहर ही तो गया है, कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। क्या करूं भैया, माँ हूं ना, तकलीफ तो होती है। अब वासु के अलावा मेरा है ही कौन। हाँ, पर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखो ना। ऐसे ही वह लोग कई देर तक बातें करते रहते हैं और फिर जब वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं, धीरे धीरे कविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जाती है और बहुत वर्ष बीत जाते हैं, परंतु वासु दोबारा वापस गांव नहीं आता। कविता हर रोज गेट के बाहर बैठकर वासु का इंतजार करती रहती, लेकिन ना तो वासु आया और ना उसका कोई खत। एक दिन डाकिया कविता के घर आता है। जी, मुझे कविता के घर जाना था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कविता का घर कौन सा है? जी, मेरा नाम ही कविता है। बताइए क्या काम है आपको? जी, आपके लिए एक चिट्ठी आई थी शहर से। डाकिये की यह बात सुनकर कविता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह उससे कहती है, जी लाइए, वह मेरे बेटे ने भेजा होगी। मेरा बेटा शहर में काम करता है। फिर डाकिया कविता को चिट्ठी देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही कविता चिट्ठी को पढ़ती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कल वासु शहर से घर आने वाला था। अगले दिन कविता सुबह जल्दी उठती है और वासु के लिए एक से एक पकवान बनाकर रखती है और घर के बाहर बैठकर वासु के आने का इंतजार करती है। बहुत देर हो जाती है पर वासु फिर भी घर नहीं आता। बेचारी कविता उदास मन से घर के अंदर जाकर रोने लगती है और बिना कुछ खाए पिए रोते रोते ही सो जाती है। अगले दिन वह फिर जल्दी उठती है और वासु के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। तभी कुछ समय बाद वासु घर आ जाता है। कविता जैसे ही वासु को देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है और उससे कहती है, तू क्यों छोड़कर चला गया था अपनी माँ को? तुझे मेरी याद नहीं आई? तेरी वजह से देख मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तुझे हर पल याद करती थी कि तू कब आएगा, पर कितने वर्ष बीत चुके हैं तुझे। अब मेरी याद आई। कम से कम तू एक चिट्ठी लिखकर ही भेज देता तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता। तुझे पता है कि मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। पता नहीं तू शहर में कैसा होगा, तेरी तबीयत कैसी होगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे जल्दी घर आना चाहिए था, पर मैं क्या करूं। इतना काम ही मिल जाता था कि मुझे ना ही कभी छुट्टी मिलती।
और अगर छुट्टी मांगू तो वह बोलते थे कि काम छोड़ दे, इसलिए मैं घर नहीं आ पाया। और माँ, मुझे भी तेरी बहुत चिंता हो रही थी। तेरी वजह से मेरा शहर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मुझे हर पल तेरी चिंता होती थी कि पता नहीं मेरी माँ की तबीयत कैसी है। वासु की यह बात सुनकर कविता बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और वासु से कहती है, अच्छा बेटा, अंदर तो चल, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। हाँ माँ, चलो। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और पता है माँ, तेरे हाथों का खाना खाए हुए तो कितने वर्ष बीत गए। मैं आपके खाने को बहुत याद कर रहा था। अच्छा बेटा, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है माँ, अब मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।